सेकेंड यूनिट मौर्य वंश। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सैंड्रोकोटस, यूनानी लेखक जस्टिन एंड्रोकोटस, प्लूटार्क, ब्रिटिश विद्वान विलियम जोन्स इन दोनों नामों का समीकरण चंद्रगुप्त मौर्य से करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य 323 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व या 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। नंद वंश का उन्मूलन अथवा पतन। नंबर 1, मगध के सिंहासन से नंद वंश के उन्मूलन का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। अंतिम नंद नरेश धननंद को चाणक्य की सहायता से पराजित कर मगध में मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई। नंबर 2, भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेशों पंजाब और सिंधु, जिन्हें सिकंदर द्वारा विजित किया गया था, उन्हें पराजित कर पश्चिमी सीमांत प्रदेशों के एक विस्तृत भूभाग पर विदेशी शासन अंत करके चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा उन्हें एक भारतीय नरेश के साम्राज्य के अंतर्गत लाया गया। नंबर 3, 305 ईसा पूर्व या 304 ईसा पूर्व के लगभग चंद्रगुप्त मौर्य और बैक्ट्रिया के नरेश सेल्यूकस के मध्य युद्ध हुआ। इस युद्ध का निष्कर्ष इतिहासकारों के बीच विवादास्पद है, किंतु यह निर्विवाद है कि इन दोनों नरेशों के मध्य वैवाहिक संबंध स्थापित हुए और सेल्यूकस की पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुआ और इस विवाह के फलस्वरूप मौर्य नरेश को एराकोशिया, जेड्रोशिया और पेरिपेमिस दाई, काबुल, गांधार, हेरात और मराकान के प्रदेश देश दहेज में प्राप्त हुए। ये चारों क्षेत्र आधुनिक अफगानिस्तान के अंतर्गत आते हैं और मौर्य साम्राज्य की सीमा का विस्तार अफगानिस्तान तक हो गया था। नंबर 4, कूटनीतिक संबंधों के अंतर्गत सेल्यूकस ने मौर्य राज दरबार में अपने राजदूत मेगास्थनीज को भेजा था, जिसने मौर्य राज दरबार में रहते हुए तत्कालीन भारत की राजनैतिक, प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक स्थितियों पर एक ग्रंथ इंडिका लिखा, जो अब उपलब्ध नहीं है। नंबर 5, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा एक सुदृढ़, मजबूत और सुचारू शासन प्रणाली विकसित की गई, जिसका अनुगमन पूर्ववर्ती कालों में अनेक राजवंशों द्वारा किया गया। साम्राज्य विस्तार। रुद्रदमन के गिरनार अभिलेख से ज्ञात होता है कि जूनागढ़ में सुदर्शन तड़ाग का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त द्वारा कराया गया था। यद्यपि किसी भी ऐतिहासिक स्रोत से हमें चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा गुजरात विजय की कोई सूचना प्राप्त नहीं होती, किंतु यह अभिलेख निश्चित रूप से सौराष्ट्र के क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभुत्व सिद्ध कर सकता है। नंबर 2, मौर्य वंश से संबंधित कुछ साहित्यिक साक्ष्यों में वर्णित है कि चंद्रगुप्त मौर्य के मगध के सिंहासन पर बैठने के उपरांत हिमत्वकूट के शासक प्रवर्तक ने नंदों का साथ दिया था और चाणक्य ने कूटनीति से उसका वध करवा दिया था। ब्रिटिश विद्वान जैकोबी हिमत्कूट की पहचान आधुनिक नेपाल और कश्मीर के क्षेत्र से करते हैं। प्रवर्तक की मृत्यु के उपरांत उसके पुत्र मलयकेतु का हिमत्कूट को उसका शासक नियुक्त किया गया था। अशोक के काल में उसकी पुत्री चारुमती का विवाह नेपाल के क्षत्रिय देवपाल से हुआ था और अभिलेखों साक्ष्यों के आधार पर हमें ज्ञात है कि अशोक द्वारा नेपाल की यात्रा की गई थी और वहां एक संघाराम की स्थापना भी की गई थी और हम जानते हैं कि अशोक ने नेपाल की विजय नहीं की थी। अतः प्रवर्तक की मृत्यु के उपरांत कश्मीर और नेपाल के क्षेत्र पर अधिकार का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को दिया जा सकता है।
अशोक का धम्म और प्रसार। अशोक अपने अभिलेखों में प्रायः जिस शब्दों का प्रयोग करता है वह है धम्म, जिसके प्रति अशोक का विशेष अनुराग प्रतीत होता है। यह शब्द संस्कृति शब्द धर्म का पाली रूप है। अशोक के 8वें या 11वें लेख में धम्म यात्रा, धम्म विहार, धम्मदान, धम्म संबंध आदि को सामान्य दान और से भिन्न माना गया है और पहले को दूसरे की अपेक्षा श्रेष्ठ माना गया है। स्पष्ट है कि अशोक के मन में किसी एक की कोई विशिष्ट अवधारणा थी। दूसरे और 7वें स्तंभ में धम्म व्याख्या करते हुए अशोक कहता है कि नंबर 1 धम्म है साधुता अथवा सज्जनता, नंबर 2 धम्म है कल्याणकारी कार्य करना, नंबर 3 धम्म है पाप रहित होना, नंबर 4 धम्म है दूसरों के प्रति व्यवहार में मधुरता, नंबर 5 धम्म है दया, दान, शुचिता, पवित्रता, नंबर 6 धम्म है प्राणियों का वध न करना, नंबर 7 धम्म है गुरुजनों के प्रति आदर, मित्रों, परिचितों, संबंधियों से अच्छा आचरण करना, नंबर 8 धम्म है माता पिता व बड़ों की आज्ञा का पालन करना, नंबर 9 धम्म है ब्राह्मणों, श्रमिकों के श्रमणों के प्रतिदानशीलता, उचित व्यवहार, नंबर 10 धम्म है दासों और भ्रांतियों अथवा सेवकों के प्रति उचित व्यवहार। सामान्य अवधारणा के अनुसार अशोक व्यक्तिगत धर्म बौद्ध था, किंतु अशोक द्वारा प्रतिपादित धम्म में बौद्ध धर्म की मूलभूत शिक्षाओं जैसे आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख कहीं नहीं किया गया है, न ही इसमें इनका पालन करने को निर्माण का ही उल्लेख मिलता है। इस आधार पर अशोक का धर्म सर्वसाधारण का धर्म माना जा सकता है, जिसमें सभी धर्मों में मान्य व्यवहारिक फल मूलक सिद्धांतों का समावेश था और जिसका लक्ष्य मानव का नैतिक उत्थान करना था और जो अत्यधिक मानवीय था। अशोक ने अपने धर्म प्रचार के लिए अनेक उपाय किए, जिनमें से प्रमुख हैं नंबर 1 है धम्म यात्राओं का प्रारंभ। इसके अंतर्गत अशोक ने सामान्य यात्रा और विहारों के स्थान पर धम्म यात्राओं का प्रारंभ कराया, जिसके अंतर्गत स्वयं अशोक ने लुम्बिनी बुद्ध का जन्म स्थान और निगाल सागर जैसे तीर्थ स्थानों की यात्रा की। नंबर 2 धर्म श्रावण और धर्मोपदेश की व्यवस्था की। अशोक द्वारा विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई, जिनका प्रमुख कार्य उसके साम्राज्य में घूम घूम कर धर्म के बारे में लोगों को अवगत कराना था और साथ ही ये अधिकारी धर्म संबंधी राजाज्ञाओं से प्रजा को समय समय पर सूचित करवाते थे। नंबर 3 राजकीय पदाधिकारियों की नियुक्ति। अशोक द्वारा अनेक उच्च राजकीय पदाधिकारियों जैसे रज्जुक, प्रादेशिक और युक्तक आदि को प्रति 5वें वर्ष अपने अधिनियम क्षेत्रों में जाकर नया केवल सामान्य प्रशासनिक कार्यों का निरीक्षण करना होता था, बल्कि साथ ही धम्म का प्रचार करना भी उनके कर्तव्यों में सम्मिलित था। नंबर 4 धम्म महायंत्रों की नियुक्ति। 5वें शिलालेख से ज्ञात होता है कि अभिलेख के 13वें वर्ष में अशोक ने धम्म महामंत्रों की नियुक्ति की थी। इन अधिकारियों का प्रमुख कार्य था नंबर 1 प्रजाजनों के बीच धम्म का प्रचार करना, नंबर 2 प्रजा के मध्य व्याप्त विभिन्न संप्रदायों के बीच द्वेष समाप्त करके एकता स्थापित करना, नंबर 3 राज परिवारों के सदस्यों से धम्म हेतु दान लेना, नंबर 4
धम्म हेतु प्राप्त इस धन की समुचित व्यवस्था करना और इसे धम्म के कार्यों में लगाना। नंबर 5, कैदियों के परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था करना। नंबर 5, धम्म लिपियों को खुदवाना। अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए आम प्रजाजन द्वारा नियुक्त की जाने वाली पाली भाषा में धम्म को विभिन्न स्तंभों और शिलालेखों पर उत्कीर्ण करवाया, जिसका लक्ष्य प्रजा को नैतिक लाभ पहुंचाना था। नंबर 6, दिव्य रूपों का दर्शन। प्रजा के मध्य झांकियों के माध्यम से सरकारी व्यय का अशोक ने उन स्वर्गीय सुखों का प्रदर्शन करवाया जो मनुष्य को धम्म पालन से देवत्व की ओर ले जाते हैं। नंबर 7, लोकोपकारता के कारण। अशोक ने न केवल पशु पक्षियों के वध पर रोक लगाई, बल्कि अपने 7वें स्तंभ लेख में वह कहता है कि उसने वट वृक्ष लगवाए, बल्कि आम्र वाटिकाएं लगवाईं, कुएं खुदवाए, प्याऊ खुलवाए जिसमें लोग धम्म का आचरण करें, विदेशों में धम्म प्रचारक भेजे। दूसरे और 13वें शिलालेख में अशोक उन राज्यों के नाम गिनवाता है जिसमें धम्म प्रचार हेतु उसने अपने प्रचारक भेजे थे। इन राज्यों में न केवल सुदूर के दक्षिण भारतीय राज्य सम्मिलित थे, बल्कि विदेशी नरेशों के राज्य भी थे। मौर्य प्रशासन। मौर्य नरेशों के समय में साम्राज्य को संचालित करने वाला केंद्रीय प्रशासन सर्वशक्तिमान होता था। शासन का केंद्र सम्राट होता था। उसकी सहायता के लिए एक विस्तृत नौकरशाही मौजूद थी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मंत्रिमंडल होता था। ये मंत्री अमात्य वर्ग से चुने जाते थे। मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री, राजपुरोहित जैसे शीर्ष अधिकार। इस मंत्रिमंडल के नीचे अमात्यों की मंत्री परिषद होती थी, जिसे परिषद कहा जाता था, जिनका मुख्य कार्य राजा को परामर्श देना होता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सबसे उच्च स्तर के अधिकारियों के रूप में 18 तीर्थों का उल्लेख हुआ है। इसके अंतर्गत मंत्रिमंडल के सदस्य मंत्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज, समाहर्ता, वित्त मंत्री और गृह मंत्री, सन्निधारा, कोषाध्यक्ष आदि जैसे अधिकारी होते थे। अर्थशास्त्र के अध्यक्ष प्रचार अध्याय में 36 अध्यक्षों का उल्लेख आता है। इन अधिकारियों के अंतर्गत प्रमुख थे सीताध्यक्ष, राजकीय भूमि पर खेती करवाने कार्य करवाता था, मुद्राध्यक्ष, पौधवाहाध्यक्ष और बंधर नागरिक अध्यक्ष आदि। इन केंद्रीय अधिकारियों के अतिरिक्त संपूर्ण साम्राज्य को प्रांतीय इकाइयों में बांटा गया था। ऐतिहासिक स्रोतों से अशोक के काल के 5 प्रांतों के नाम उपलब्ध हैं। प्रांतों के नाम तथा उनकी राजधानी। नंबर 1, उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला। अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी। नंबर 3, कलिंग की राजधानी तोसली। नंबर 4, दक्षिणावत की राजधानी सुवर्णगिरि। नंबर 5, केंद्रीय प्रदेश की राजधानी पाटलिपुत्र। इस प्रकार सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में राजकुमार नियुक्त किए जाते थे। पाटलिपुत्र का नगर प्रशासन। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए सेल्यूकस के राजदूत मेगास्थनीज द्वारा लिखित ग्रंथ इंडिका में तत्कालीन पाटलिपुत्र के नगर साम्राज्य का विस्तृत विवरण उपलब्ध होता है। पाटलिपुत्र का समस्त प्रशासन 30 सदस्यों के मंडल के हाथों में था, जो समितियों में विभक्त था और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। इन समितियों के नाम इस प्रकार हैं। नंबर 1, उद्योग शिल्प का निरीक्षण करने वाली समिति। नंबर 2, विदेशियों की देखरेख करने वाली समिति। नंबर 3, जन्म मरण का हिसाब रखने वाली समिति। नंबर 4, माप तौल और वस्तु विक्रय की व्यवस्था करने वाली समिति। नंबर 5, निर्मित वस्तु का निरीक्षण करने वाली समिति। नंबर 6, बिक्री कर वसूलने वाली समिति।
मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण। मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों में इतिहासकारों के विभिन्न मत हैं, जिनमें कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। नंबर 1, अशोक की ब्राह्मण विरोधी नीति। इस मत के प्रबल महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री हैं, जिनके अनुसार अशोक ने भूदेवों अर्थात ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा और सम्मान विरोधी बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था और वैदिक संस्कृति, जिसके अंतर्गत यज्ञ आदि सम्मिलित थे, उन्हें प्रोत्साहन देना बंद कर दिया था, जिसके फलस्वरूप ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया हुई और पुष्यमित्र शुंग द्वारा अंतिम मौर्य साम्राज्य का उन्मूलन अथवा पतन किया गया। लेकिन यह सब अब मान्य नहीं है। नंबर 2, अशोक की अहिंसात्मक नीति। विद्वानों के मतानुसार अशोक द्वारा बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेने के उपरांत अशोक ने न केवल स्वयं युद्ध करने का संकल्प लिया, बल्कि अपने उत्तराधिकारियों से भी यह अपेक्षा की कि वे भविष्य में नरसंहार नहीं करेंगे। किसी भी साम्राज्य के लिए उसके सम्राट की यह अहिंसात्मक नीति घातक होती है, किंतु भले ही अशोक ने साम्राज्य विस्तार की मनाही की थी, किंतु उसको राजाओं में कहीं भी ऐसा संकेत नहीं मिलता है कि उसने रक्षात्मक युद्ध करने के विरुद्ध भी कोई संकल्प लिया था। अयोग्य उत्तराधिकारी। मौर्य वंश में अशोक के उपरांत कोई भी ऐसा सम्राट नहीं हुआ जो केंद्रीय सत्ता के रूप में अपनी योग्यता सिद्ध कर पाता। नंबर 4, प्रांतीय अधिकारियों का अत्याचारपूर्ण शासन। केंद्रीय शासन के कमज़ोर पड़ने पर प्रांतों में सम्राट के प्रतिलिपि के रूप में शासन करने वाले अधिकारी मनमाने ढंग से राज्य करने लगे, जिनमें प्रजा का समर्पण सम्राट के लिए कम होने लगा। नंबर 5, सार्वजनिक विद्रोहों को दबा पाने में मौर्य की विफलता। नंबर 6, मौर्य साम्राज्य के विरोध में वैदिक प्रक्रिया। नंबर 7, विदेशी आक्रमण। मौर्य शासन के अंत तक बैक्ट्रिया में रहने वाले यवन शासक भारत भूमि पर प्रारंभ हो चुके थे और जिनका सामना करने के लिए मौर्य साम्राज्य में न इच्छा थी और न ही योग्यता। नंबर 8, मौर्य साम्राज्य का अति विस्तृत होना। नंबर 9, भविष्यता। जब कोई साम्राज्य अपने शीर्ष पर होता है तो वह कभी न कभी पतन पर जरूर जाता है।